सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, वन शॉट सॉल्यूशन की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें 14 दिनों तक हमने अपने पाठ्यक्रम का काफ़ी बड़ा अंश तैयार कर लिया है, परंतु 14वें दिन में हमने गद्य खंड के केवल कुछ ही पाठों के प्रश्न उत्तर समझे थे। बाकी के पाठों के प्रश्न उत्तर हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न उत्तर बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं और जो हमारे डीओई के द्वारा प्रश्न बैंक जारी किया गया है उस प्रश्न बैंक से ही ये प्रश्न उत्तर लिए गए हैं। तो हम आज के प्रश्नों को शुरू करें उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ते हैं आगे असगर वजाहत के पाठ की ओर, जो कि है शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। इसका पहला प्रश्न, साझा कहानी में हाथी किसका प्रतीक है? इस चरित्र के माध्यम से लेखक ने किस सत्य को उजागर किया है? तो साझा कहानी में हाथी समाज के धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है और इस चरित्र के माध्यम से लेखक उजागर करना चाहता है किसानों की बदहाली और बेबसी को। पूंजीपतियों की नज़र किसानों की जमीन और उत्पाद पर है, इस तथ्य को, और किसान को साझा खेती करने का झांसा देकर उसकी सारी फसल हड़प लेने वाले सच्चाई को। अगला प्रश्न है, शेर कहानी के आधार पर गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठे शेर के अचानक आक्रामक हो जाने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी में शेर व्यवस्था का अथवा सत्ता का प्रतीक है और वह तभी तक गौतम बुद्ध की मुद्रा में है जब तक सभी उसकी बात का चुपचाप समर्थन करते हैं, पालन करते हैं, वरना वह आक्रामक हो जाता है। तो शासन व्यवस्था का समर्थन करते रहने तक सत्ता अहिंसावादी भी है और सह अस्तित्ववादी भी है, लेकिन ऐसी व्यवस्था थोड़ा सा भी विरोध होते ही एकदम आक्रामक हो उठती है। अगला प्रश्न है, पहचान कहानी के संदर्भ में लिखिए कि राजा की सफलता का क्या राज है? तो राजा जो है वह प्रजा की छद्म प्रगति, छद्म यानी नकली, प्रगति यानी उन्नति, प्रजा की छद्म प्रगति और विकास के बहाने उत्पादन के सभी साधनों पर राजा द्वारा अपनी पकड़ मजबूत करना और प्रजा के जीवन को स्वर्गमय बनाने के बहाने अपना जीवन स्वर्गमय बनाना और जनता को एकजुट होने से रोकना। अगला प्रश्न, असगर वजाहत द्वारा लिखी चारों लघु कथाओं में से आपको सबसे अधिक प्रभावी कौन सी लगी और क्यों? तो इसका उत्तर तो बच्चे अपनी मर्जी से दे सकते हैं। किसी को कोई कहानी अच्छी लगेगी, किसी को कोई, और जो भी कहानी अच्छी लगी उसका तर्क अवश्य दें और तभी आप लिख पाएंगे। तो यानी यह एक स्वतंत्र उत्तर है। अगला है, आपके पाठ्यक्रम में मजदूरों के शोषण पर केंद्रित लघु कथा कौन सी है और उसमें उनके शोषण के किन पक्षों पर प्रकाश डाला गया है? तो हमारे पाठ्यक्रम में मजदूरों के शोषण पर केंद्रित लघु कथा है चार हाथ और इसमें शोषण के जो पक्ष उभारे गए हैं वे हैं पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों को पंगु बनाना, कम मजदूरी देकर उनका आर्थिक शोषण करना, चार हाथ लगाने जैसे अमानवीय निर्णय मजदूरों पर थोपना। अगला प्रश्न, चार हाथ कहानी के संदर्भ में लिखिए कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए पूंजीपतियों द्वारा कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? तो इसमें यह बताया गया है कि शारीरिक शोषण और जीवन को खतरे में डालना यह पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है, मजदूरी को कम करना, मानसिक और आत्मिक शोषण करना, विरोध को दबाना, गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाना।
और इसी के साथ ही अब हम बढ़ चलते हैं अगले पाठ की ओर, जो कि है निर्मल वर्मा का जहाँ कोई वापसी नहीं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, विस्थापन के विरोध में पेड़ों का सूखना क्या दर्शाता है? जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, प्रकृति मनुष्य की सुख दुख की साझीदार है। मनुष्य के उजड़ने पर पेड़ों को भी अकेलेपन का भय और उदासी सताती है, और जब मनुष्य ही अपने गांव से उजड़ जाएंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? अगला प्रश्न, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में लेखक ने धान के खेतों में काम करने वाली औरतों की तुलना किन के साथ की है? स्पष्ट करते हुए दोनों के बीच का अंतर लिखिए। तो कान्हा के वन्य स्थल में विचरण करने वाली युवा हिरणियों के साथ औरतों की तुलना की है, और जरा सी आहट पाते ही वे हिरणियों की भांति अजनबियों को देखकर भागती नहीं, बल्कि आश्चर्यचकित हो अजनबियों को देखती हैं, मुस्कुराती हैं और अपने काम में सिर झुकाकर डूब जाती हैं। यही दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण के नाम पर अपने घर और गांव से विस्थापित लोगों की स्थिति का वर्णन जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के संदर्भ में कीजिए। तो यहाँ पर इस पाठ के अनुसार ये कहा गया है कि अपनी संस्कृति अपने परिवेश से हमेशा के लिए अलग हो जाना। जो लोग गांव से विस्थापित हो जाते हैं, यानी अपने गांव से अपने घर से उजड़कर दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वे हमेशा हमेशा के लिए अपनी संस्कृति और परिवेश से भी अलग हो जाते हैं। घर और गांव के साफ सुथरे परिवेश को छोड़ शहरों में गंदी बस्तियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं और बेरोजगारी की पीड़ा को झेलते हैं। अगला प्रश्न है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर औद्योगिकरण के माध्यम से हुए पर्यावरण विनाश और भावी संकट पर प्रकाश डालिए। क्योंकि औद्योगिकरण के माध्यम से जो पर्यावरण का विनाश होता है, उससे जमीन का अधिग्रहण एवं प्राकृतिक परिवेश भी नष्ट हो जाता है और पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा हो जाता है, यानी परिस्थितिवश वहाँ पर एक असंतुलन सा हो जाता है और धरती के तापमान में भी निरंतर वृद्धि होती है। तो इससे संकट क्या क्या हो रहे हैं? भविष्य में असंतुलन की स्थिति, प्रदूषण की भयावह स्थिति, विस्थापन के कारण शहरों में बढ़ती झुग्गियाँ, यह सारा आने वाले संकट का ही संकेत है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले विस्थापन से औद्योगिकरण के कारण होने वाला विस्थापन भिन्न कैसे है? जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर उदाहरण लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन पर मनुष्य का वश नहीं होता, प्रकृति का प्रकोप होता है, जबकि औद्योगिकरण के कारण विस्थापन मनुष्य के लालच या विकास की अंधी दौड़ का परिणाम है। तो ये दोनों में अंतर हुआ कि प्राकृतिक पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन औद्योगिकरण पर तो हमारा बस है, लेकिन फिर भी ये हमारे लालच और विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने का नतीजा है। और अगला है, प्राकृतिक विस्थापन के पश्चात स्थिति संभलने पर लोगों का पुनः अपनी जगहों पर लौट आना, परंतु औद्योगिकरण से सदा सदा के लिए निर्वासित हो जाना, वहाँ से उजड़ करके रहने के लिए मजबूर होना। अगला प्रश्न है, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर लिखिए कि विकास की आधुनिक परिकल्पना ने पर्यावरण विनाश की नींव रखी है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि विकास की आधुनिक परिकल्पना के कारण ही औद्योगिकरण का विकास हुआ, औद्योगिकरण से विस्थापन की समस्या बढ़ी और खनन के कारण प्रकृति का विनाश हुआ और पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा हुआ, यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा। अगला प्रश्न, जहाँ कोई वापसी नहीं
पाठ में शरणार्थी किन्हें कहा गया है, वे अपने ही देश में शरणार्थी कैसे बन गए? तो इसका उत्तर होगा औद्योगिकरण के कारण विस्थापित हुए सिंगरौली के लोगों को शरणार्थी कहा गया। अपनी जड़ जमीन परिवेश और आवास स्थल से हमेशा के लिए उन्हें दूर हो जाना पड़ा। अगला प्रश्न, विकास की अंधी दौड़ का क्या दुष्परिणाम सामने आया? ऐसी परिस्थिति में बदलाव के क्या उपाय हो सकते हैं? जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर लिखिए। तो दुष्परिणाम सामने आया विस्थापन की समस्या के रूप में, पारिस्थितिकीय असंतुलन के रूप में, खनन के कारण प्रकृति का विनाश के रूप में। और इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं? प्रकृति और मनुष्य के साहचर्य को बढ़ावा देना, उनके आपसी संबंध को मजबूत करना और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना। और इसी तरह से यदि आपके दिमाग में कोई और बिंदु आ रहे हो तो वो अन्य बिंदु भी स्वीकार्य होंगे, आप उन्हें भी बता सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, जो कि है ममता कालिया का दूसरा देवदास। इस पाठ में पहला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी में मनसा देवी पर होने वाले किस व्यापार की बात कही गई है? तो मनसा देवी के प्रांगण के बाहर बिकने वाली पूजा सामग्री और खान पान की चीज़ों का व्यापार हो रहा था। विभिन्न सामग्रियों को बेचने की कला का व्यापार हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास कहानी के आधार पर लिखिए कि संभव संध्या की आरती से लौटकर अनमनासा क्यों था? उसकी अवस्था का चित्रण करते हुए कारण लिखिए। तो इसका कारण है सद्य स्नात नवयुवती के प्रति आकर्षण, यानी जिस नवयुवती को गीले बालों के साथ उसने हर की पौड़ी पर गंगा से स्नान करने के बाद निकलते हुए देखा था, तो उसके प्रति उसे आकर्षण हो गया था। उससे दूरी और व्यवधान के कारण वह बेचैन था, उससे फिर मिलने की अनिश्चितता के कारण बेचैन था, और मन में प्रेम का अंकुरण हो जाने के कारण उसकी ऐसी दशा थी। तो उसकी दशा का भी वर्णन करना है, तो उसकी अवस्था कैसी थी? अनमना सा होना, पस्त कदमों से घर वापस आना, थैला पटक देना, भूख ना होने की बात कहना, झुंझलाना और फिर से मिलने की बेचैनी होना। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास पाठ के आधार पर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका के तरीकों पर प्रकाश डालिए। उनकी आजीविका के क्या क्या तरीके हैं? एक तो पूजा सामग्री को बेचकर, गंगा में फेंके हुए सिक्कों को बटोरकर, पूजा पाठ आरती करवाकर और खुले पैसे या रेजगारी को बेचकर। ये सारे तरीकों से गंगा किनारे रहने वाले लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास पाठ में संभव ने मजाक मजाक में अपना नाम संभव देवदास क्यों कहा? इसमें कौन सा साहित्यिक संकेत छिपा हुआ है? तो संभव द्वारा लड़की का नाम पारो सुनकर मजाक में अपने नाम के साथ देवदास जोड़ना। और देवदास शरद चंद्र की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है, जिसमें नायिका पारो और नायक देवदास हैं। तो इसी वजह से संभव ने भी अपने नाम के साथ देवदास जोड़ दिया। अगला है, दूसरा देवदास कहानी के आधार पर लिखिए कि संभव की नानी उसको लेकर क्यों चिंतित हो गई। इस तरह का व्यवहार बुजुर्गों के स्वभाव के किन पक्षों को उजागर करता है? तो उसकी नानी उसकी सुरक्षा और अत्यधिक प्रेम के कारण चिंतित हो गई, और संभव के अनमनेपन और खींच के कारण चिंतित हो गई। और इससे हमें पता चलता है कि बुजुर्गों का यह स्वाभाविक व्यवहार है, और युवाओं की चिंता भी वे बच्चों की तरह ही करते हैं। अगला प्रश्न, प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो संभव और पारो के बीच का प्रेम संबंध इसका साक्षी है। हर की पौड़ी पर दोनों के अचानक हुए मिलन से प्रथम प्रेम का स्फुरण हुआ। एक दूसरे से मिलने की अकुलाहट और नज़दीक आने की बेचैनी, एक दूसरे से मिलने के लिए मंदिर में मनोकामना की गांठ लगाना,
ये सारे के सारे वे बिंदु हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि प्रेम के लिए कोई निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना जरूरी नहीं होता। प्रेम तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बैया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है, सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर है, दूसरा देवदास कहानी फिल्मी प्रभाव से सर्वथा मुक्त है। संभव द्वारा पारो के प्रेम की प्रतीक्षा करना। संभव और पारो के प्रेम में प्रदर्शन से अधिक समर्पण का भाव है। प्रेम में सरलता और पवित्रता है। अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं, जो कि गद्य खंड का आखिरी पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज। इसका पहला प्रश्न, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। कुटज पाठ में लेखक इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है? लेखक ये कहना चाहता है कि रूप व्यक्तिगत पहचान देता है और नाम को सामाजिक मान्यता मिली होती है। नाम के अनुरूप ही रूप होना चाहिए, रूप के अनुरूप ही नाम होना चाहिए, लेकिन नाम के बिना रूप अधूरा ही रह जाता है। अगला प्रश्न, लेखक ने कुटज को गाड़े का साथी क्यों बताया है? क्या पेड़ पौधे भी गाड़े के साथी हो सकते हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, गाड़े का साथी मुश्किल में काम आने वाले को कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में कुटज द्वारा कालिदास के विरही यक्ष के काम आना और उसी से ही वह मुसीबत में काम आने की वजह से ही गाड़े का साथी कहलाया। और आगे प्रश्न था कि क्या पेड़ पौधे भी गाड़े के साथी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हरियाली, जीवन शक्ति और प्रेरणा देते हैं और मुसीबत के समय हमें उन्हीं का सहारा होता है। जैसे कि आजकल यदि हम दिल्ली में देखें, इतना अधिक प्रदूषण है, इस प्रदूषण को घटाने वाला कौन सा साधन है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें इस मुसीबत से बचा सकती है? ये पेड़ पौधे ही तो हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे गाड़े के साथी हैं। अगला प्रश्न है, सुख और दुख में जीवन जीने की कैसी प्रेरणा कुटज दे रहा है? कुटज पाठ के आधार पर उदाहरण सहित लिखिए। तो सुख और दुख में जीवन जीने की प्रेरणा यानी समभाव रखना है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, एक जैसे मन के भाव रखने हैं। निर्विकार और तटस्थ रहना है। सुख में अभिमान न करना और दुख में साहस न छोड़ना। प्रिय अप्रिय अवस्थाओं को हृदय से अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करना। अगला प्रश्न, कुटज पाठ के आधार पर उसकी अपराज्य जीवनी शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर उसकी अपराजित जीवनी शक्ति कैसे बताई गई? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपराजित रहता है, धधकती लू में भी हरा भरा होता है और कठोर पाषाण की कारा से भी अपने लिए रस खींच लाता है और सूने गिरी प्रांतर में भी प्रसन्न होकर, पुलकित होकर यह लहराता रहता है, हिलता डुलता रहता है। जीवनी शक्ति से यह ओतप्रोत है। अगला प्रश्न, कुटज के जीवन से लेखक ने किन किन शिक्षाओं की चर्चा की है? तो उसने ये शिक्षाएं दी कि विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बने रहो, स्वावलंबी बनो, जीवन को मस्ती में जियो, निर्भीक रहो, चापलूसी से बचो, सुख दुख में संभाव रखो, किसी के सामने भी हाथ ना फैलाओ। वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, बाकी की तैयारी हम अगले वीडियो में करेंगे। और उससे पहले आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना है। और कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और फिर से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। इंतज़ार कीजिए अगले दिन के वन शॉट सॉल्यूशन का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।